बोलते पन्ने के इस रिसर्च इंजन एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवांगी मैं हूँ गजेंद्र की और आज हम आपका दोस्त। बात कर रहे हैं यूपी के चुनाव पर। और उत्तर प्रदेश का, जैसा कि आप जान रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव होना है। लेकिन बात चाहे पहले, दूसरे, तीसरे चरण की हो, उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा जो हर क्षेत्र में आपको मिलेगा वो है लावारिस पशुओं का मुद्दा। आखिर क्या वजह है कि बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में गायों को छोड़ा जा रहा है, उन्हें अबेंडन किया जा रहा है और इस वजह से किसान बहुत परेशान हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। हालात सच में बहुत खराब है शिवांगी। यूपी के ग्रामीण इलाकों में पिछले 5 सालों में क्या क्या बदला है, इसको लेकर लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, मगर अगर एक बात हर राजनीतिक विचारधारा वाले सहमत होते हैं तो वो ये होंगे कि इस अवधि में लावारिस पशुओं और भटकते जो गोवंश हैं उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई है। हालात ये है कि जिस किसान कड़कती ठंड में अपने घरों में होते थे, उन लोगों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ी थी। आप लोगों ने एक कहानी जरूर सुनी होगी या पढ़ी होगी प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात। ठीक उसी तरह से यूपी में किसानों की हालत हो गई है। रात में वो अपने घर में ना होकर खेतों में होते हैं और खेतों की रखवाली कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कहीं से भी जो आवारा भटकते हुए पशु हैं, वो उनके या लावारिस पशु हैं, जो गौवंश हैं, वो उनके खेतों में घुस जाएंगे और उनके खेतों को बर्बाद कर देंगे। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। और कई सड़क दुर्घटना और इंसानी क्रूरता की वजह से ये पशु भी मारे जा रहे हैं। तो ना सिर्फ किसान परेशान है, बल्कि ये पशु भी परेशान है। और लावारिस पशुओं का मामला सिर्फ इतना भर नहीं है गजेंद्र जी। हाल में आंवला के पास एक घटना हुई जो बताती है कि उत्तर प्रदेश के समाज में इस एक कारण की वजह से कितनी तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। अभी बीते दिसंबर में, जब साल का आखिरी कुछ दिन चल रहे थे, 29 दिसंबर को एक घटना हुई और एक किसान की हत्या कर दी गई। कारण था कि रात में खेती की रखवाली के समय जानवर एक खेत से भागकर दूसरे खेत में चले गए थे। इसी वजह से आपस में कहासुनी हो गई और ये किसान जिनकी मौत हुई, हरबीर सिंह यादव, इनकी मौत हो गई। और इस मामले में अभी 3 आरोपी गायब हैं। तो इस तरह के हो सकता है बहुत से मामले हों जो शायद ना तो दर्ज हों, और शायद कुछ एक मामले दर्ज भी हैं, लेकिन क्योंकि ये गौ हत्या, ये गाय से जुड़े मामले हैं, तो धार्मिक सेंटिमेंट इतना ज्यादा है कि उनमें आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो अब गाय को लोग पकड़ते भी नहीं है। वो जो लावारिस गाय छोड़ी जाती है तो अब वो उसे कोई उठाता भी नहीं, क्योंकि इतना इतना डर का माहौल पैदा हो चुका है। क्योंकि आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कि राजस्थान में और यूपी में ही कई लोग जो गाय लेकर जा रहे थे खरीद के, उनके साथ भी कई बड़ी घटनाएं हुई थी। हाँ, इसमें ये एक और जो एक चीज ऐड करने वाली है वो ये कि एक चीज तो हम जानते ही हैं और कहते हैं कि हिंदूज के घर में धार्मिक मान्यताओं के चलते तमाम घर गाय पालते रहे हैं, बेसिकली ग्रामीण इलाकों के हिंदुओं के घर में। लेकिन समस्या ये है कि जब वो गाय पुरानी हो जाती थी, उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता था, पशु बाजारों में। और योगी आदित्यनाथ जो, और जाहिर तौर पर कई बार इस शब्द को गायब कर दिया जाता है, लेकिन ये एक प्रोसेस था कि गाय या जो भी जानवर हैं वो जब बूढ़े हो जाते थे तो उन्हें कैटल बाजार में बेच दिया जाता था और अल्टीमेटली उनका इस्तेमाल बीफ और तमाम दूसरी चीजों के लिए होता था। तो पशु हत्या या पशुओं को इस तरह से बेचने को लेकर अपनी तरह के बहस हो सकती है, लेकिन वो एक रीजन जरूर था जिसकी वजह से सड़कों पर पशुओं की संख्या कम थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पशुओं की हत्या की जाए। इसका मतलब ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम इस खास तरीके के पशुओं की हत्या नहीं करेंगे, तो हमें फिर जो बूढ़ी हो चुकी हैं गाय या गौवंश, उनको हमें कैसे पालना है। क्योंकि एक गरीब जो किसान है, हम उसके ऊपर तो नहीं छोड़ सकते कि भाई ये तुम्हारी मान्यता है और इसके हिसाब से अब तुम इसे पूरे दिन पालो, क्योंकि अब इस समय भूसा भी बहुत महंगा है और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स से किसान ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो वो जाहिर तौर पर उसके लिए एक इकोनॉमी का मामला है, ये उसकी अपनी घर की अर्थव्यवस्था का मामला है। तो ऐसे में जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ धार्मिक भावना के चलते ही कोई किसी पशु को पूरी जिंदगी पालेगा, एक्चुअली व्यवहारिक रूप से ऐसी चीजें नहीं है।
तो पिछले ये दिनों भी की मुझे एक घटना याद आती है कि हाँ। एक मैं मध्य प्रदेश से लौट रहा था एक दिन, तो मेरे साथ एक जो हमारे चालक भाई साहब थे, ड्राइवर। तो जब मध्य प्रदेश से हम लोग लौट रहे थे तो बाय रोड ही लौट रहे थे, और उस टाइम पे मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर झांसी फिर कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंच रहे थे। तो रास्ते में इतनी गाय थी हाईवेज पर कि सोचिए, हाईवे पर एक जो गाय एक रोड की उसकी गाड़ी की स्पीड होती है, कार की या किसी भी दूसरे वाहन की, उसकी स्पीड कितनी तेज होती है, लेकिन विधि उस तेज। हाईवे पर इतनी धीरे गाड़ियां चल रही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण था, वहां पे बहुत ढेर सारे गाय थी जो कि रोड पर लेटी हुई थी। सोचिए हाईवेज पर अगर ये गाय लेटी हुई है तो क्या हालत होने वाली है वहां पे चलने वाले वाहनों की। तो ड्राइवर्स भी यही कह रहे थे कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जो फैसले आए हैं, उससे मतलब लोगों के मन में इस गाय को लेकर और उनको ले जाने को लेकर या उनको एक जगह से दूसरी जगह पे डर एक्सपोर्ट पैदा करने हो को गया लेकर है। इतना डर पैदा हो गया है कि अब वो गाय को बिल्कुल लावारी छोड़ देते हैं, फिर गाय हाईवे पे बैठती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। और उन हाँ, गायों की हालत इतनी खराब थी, कुछ लोगों के ऊपर पैर चढ़े हुए थे, कुछ लोग बिल्कुल मरणासन हालत में थी गाय, मतलब देख के भी बड़ा दुख हो रहा था, दुख हो लेकिन रहा था। उनकी हालत सिचुएशन खराब थी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ये, और ये बताता है कि किस तरह से ये सड़क दुर्घटनाएं में, अब जो पहले कुत्ते और बंदर ही सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में बिल्कुल मरते बिल्कुल। थे, अब गाय भी उसमें एक हिस्सा बन गई हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले उसी नियम की जो कानून आया जिसके बाद ये घटना शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में हम्म। 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला और इसके चंद महीनों के बाद ही उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए, जिसमें प्रदेश में हजारों अवैध बूचड़खानों को बंद करना प्रमुख था। एक जनसभा के दौरान उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये पहली सरकार है जिसने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह प्रतिबंधित करके गो तस्करी को भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। उन्होंने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में गोहत्या तो दूर, गाय के साथ क्रूरता करने से भी कोई भी व्यक्ति डरेगा। तो ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं और जाहिर तौर पर किसी भी जानवर के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, उसकी वजह के से इस बाद तरह की घटनाएं हुई। हाँ, इसके अब बाद ही शायद एक घटना हुई थी जिसमें एक इंस्पेक्टर को भी मार दिया गया था। ये हाँ, अवैध बूचड़ खाने बंद होने के बाद जो कथित गोमांस खाने और गाय की तस्करी को लेकर जितने भी हिंसक मामले या जितने भी खबरें हम लोगों के पास आई, उनमें ये एक मामला शामिल था। बताते हैं कि थाने में गौ तस्करी के मामले को दर्ज करने की संख्या भी काफी बढ़ चुकी है, जैसे कि मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर जैसे कई जिलों में गौ हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर यहाँ पे बुलंदशहर में तो 2018 में कथित गौ हत्या के मामले में छानबीन कर रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम सुबोध सिंह था, उनको शाही भीड़ ने झड़प के दौरान उनको मारा था, ऐसा आरोप लगाया जाता है भीड़ के ऊपर। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि इतना लोगों के अंदर एग्रेशन है, कितना लोग एग्रेसिव हो चुके हैं इस मामले को लेकर कि एक जांच अधिकारी तक को नहीं बख्शा जा रहा है और उस पर भी गुस्सा उतार रहे हैं। मतलब ये तो जांच अधिकारी का मामला है, शक के आधार पर लोगों को पीटा या के मार दिया आधार जा पर रहा है, या ऐसे बिल्कुल कैसे बहुत खबरें हत्याएं की पिछले हैं। समय में आई हैं। बिल्कुल। शिवांगी। जी, देश में आवारा पशु घटे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस 5 सालों में आवारा पशु जिन्हें कहा जाता है वो बढ़ गए। लेकिन इस टर्म जो बहुत ही इनफेमस या फेमस टर्म हो चुकी है आवारा पशु, इसकी बात कर लें तो आवारा का मतलब आमतौर पे हम समझते हैं आवारा लड़का या आवारा बिल्कुल लड़कियां बिल्कुल। जो बिगड़े हुए होते हैं, आमतौर पे हम उस तरह से, हालांकि इसके भी अपनी 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 हिसाब से लोग इस तरह की टर्म गढ़ लेते हैं, लेकिन जानवर के बारे में जब आवारा कहा जाता है तो इस तरह से कहते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे होते हैं। रीजन ये है बिल्कुल। कि एक्चुअली इन पशुओं को ने खुद तो ये नहीं भागे हैं, इन्हें तो इनके मालिकों ने जिस भी वजह से है वो छोड़ दिया है, और आखिर में भूख की वजह से भोजन की तलाश में ये खेतों में या दूसरी जगहों पे भटक रहे हैं। तो अब हम आंकड़े की बात करें तो भारत में करीब 20 करोड़ जानवर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जानवर या मवेशी उत्तर प्रदेश में है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि औसतन जहां देश में आवारा मवेशियों की आबादी कम होकर 50 लाख पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में
15% से ज्यादा लावारिस मवेशी बढ़ चुके हैं। यानी कि जाहिर तौर पर आंकड़े भी वही बात कह रहे हैं जो हम और आप देख रहे हैं सड़कों पर, खेतों में और गलियों में। हाँ, अगर आपने आंकड़ों को बताया शिवांगी, तो मेरे पास भी कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले यहाँ पर इन आंकड़ों से ही समस्या को समझ लें। उत्तर प्रदेश में करीब 9 लाख से ज्यादा तो लावारिस पशु हैं, और 4 लाख जो लगभग पशु हैं इनमें वो गौशाला में हैं। 5 लाख से ज्यादा पशु खेत खलिहानों में है। यानी दूसरा ये है कि 20% से ज्यादा जो फसलें हैं वो नष्ट कर रहे हैं ये जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, लावारिस पशु हैं। ऐसा ऐसा सामने आया है। और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 5,000 करीब गौशाला या गौ सेवा केंद्र बने हुए हैं जहाँ पे इनको रखा जाना है। अब देखने की बात यह है कि 5,000 जो गौशालाएं हैं या गौ सेवा केंद्र है, तो मुझे लगता है। और गजेंद्र जी, गौशाला को लेकर जब योगी आदित्यनाथ ने ये नया कानून बनाया, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम गौशालाओं की संख्या बढ़ाएंगे। तो और आमतौर पर ये देखा गया है कि यूपी में ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत गौशालाएं बढ़ गई या उनकी और जैसा कि आपने कहा कि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बदतर हैं। तो इसलिए भी जानवर, कई बार तो ये भी घटनाएं सामने आई कि गौशाला से जानबूझकर जानवरों को भगा दिया गया। अब बात ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो कि समय जारी है, इसमें लावारिस पशुओं का मुद्दा आखिर क्या वाकई मुद्दा है और कितनी सीटों को प्रभावित करता है। 40 जिलों के किसान इस समस्या से परेशान हैं और 190 विधानसभा सीटों को यह सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो बहुत बड़ा मुद्दा जो ग्रेविटी है, हाँ, वो पता चलती है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, या कहिए कि सबसे खराब बात यह है कि चुनावी भाषणों में आपको बिल्कुल ये सुनने को नहीं मिलता, बल्कि पूरे गर्व के साथ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कहती है कि हमने गोहत्या रुकवा दी। लेकिन क्या वाकई गोहत्या रुकी है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बल्कि हम ये कहें कि विपक्षी पार्टियों में सपा और कांग्रेस ही बहुत कम नाम ले रही है, बहुत कम नाम ले रही है, क्योंकि वहां पर वो बिल्कुल सॉफ्ट हिंदू वाला जो एक राजनीति रणनीति है वो अपना रहे हैं। और उन्हें लगता है कि अगर वो जबकि गाय का सड़कों पर भटकना ही अपने आप में हिंदू धर्म की जो धार्मिक भावना है जो गायों के साथ, उसको इफेक्ट करता है। इसके बावजूद राजनीतिक दल इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं गजेंद्र जी की आखिर यूपी में जो किसान इस समस्या से परेशान है वो क्या तरीके अपना रहे हैं। तो एक तरीका जो आमतौर पर देखा गया है कि कटीले तारों की बाड़बंदी की जा रही है। ये कुछ हद तक प्रभावी है, इफेक्टिव है, और किसानों पर हजारों रुपए का बोझ लेकिन इससे बढ़ जाता है। कटीले तारों से एक और समस्या ये होती है कि आमतौर पर देखा गया है कि जानवर इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि जब किसानों से भगा रहा होता है या वो कई बार भूखा जानवर उस तारों को भी पार करके फसल खाने की कोशिश करता है। और इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा होने पर अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसमें रिपोर्ट भी होती है और किसान को हर्जाना देना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ का समस्या है। दूसरा तरीका है सोलर करंट वाली बाड़ लगाना। ये भी किया जा रहा है और ये भी कानूनी रूप से वैध तरीका नहीं है, लेकिन किसान ऐसा कर रहे हैं। ये काफी हद तक प्रभावी है, लेकिन छोटे किसानों के पास इतना रुपया नहीं होता कि वो इस महंगे उपाय को अपना सके। गंध वाले केमिकल का भी उपयोग किया जा रहा है और बताते हैं विशेषज्ञ कि ये बहुत प्रभावी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे घोल के छिड़काव होता रहा है, लेकिन इससे बहुत आंशिक राहत ही मिली है। इसके अलावा चमकीली रस्सी की बाड़ लगाना और मेड़ों पर झाड़ियों की रोपाई के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, इन सब चीजों को लेकर हम देखें तो आखिर यूपी का इलेक्शन हो रहा है, इतना बड़ा इलेक्शन है, उसके बाद फिर किसानों की मांग भी आती है। तो जैसा कि किसान हमेशा से अपनी मांग दोहराते रहे हैं, और मुझे पूरी तरीके से याद है, मैं भूला नहीं हूँ 2019 का वो चुनाव, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में मीडिया कवर कर रहा था, और वहां पे जब लोगों से, किसानों से बात की जा रही थी तो वहां पे लोग कह रहे थे कि किसान सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जो है लावारिस पशुओं की हो गई। और सोचिए 2017 के बाद 2019 में चुनाव हुआ था और उस समय ये मुद्दा बहुत बड़ा था, बहुत गर्म था, क्योंकि ये बिल्कुल उस टाइम पे ताजा मुद्दा था। लेकिन फिर भी अच्छी मेजोरिटी के साथ यूपी में सीटें जीती थी और पूरे देश भर में बीजेपी ने इलेक्शन जीता था। मेरे ख्याल से अब
22 की हम बात कर रहे हैं, और ये बदल सकती है स्थिति, क्योंकि 2017 के बाद ये मुद्दा अभी भी गर्म है, और 2017 के बाद 2022 एक इलेक्शन आया है जो यूपी का इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ा सा बात इसको लेकर कर रहे हैं, क्योंकि जो किसानों की मांग है वो यही है कि लावारिस जानवर जो है वो गौशालाओं में जाएं और उन्हें वहां पे भरपेट भोजन मिले, ताकि वो लोग खेतों में ना आ सकें। और दूसरी बात यह है कि कटीले तारों और बाड़ों के लिए भी लोगों को सब्सिडी मिले। हाँ बिल्कुल। और टैगिंग का भी एक मामला है। टैगिंग का बिल्कुल सही बात है। वो चाहते हैं कि हर जानवर की टैगिंग की जाए, जिससे कि अगर खेतों में या कहीं पर रास्ते में कोई पशु भटकता मिले तो उस टैगिंग से पता किया जा सके कि उसका मालिक कौन है, और उस मालिक को दंडित किया जा सके। इवन ये काम शुरू हुआ भी, कुछ आपने गायों को देखा होगा उनके कान पर एक टैग लगा हुआ है जी। तो ये काम यूपी में भी शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ और भी स्टेट हैं जहां पे ये काम शुरू हुआ है, जहां पे गाय को टैग किया गया है वहां पे। और जबकि सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार जो इस मुद्दे को भुना रही है, वो इसको गाय का गोबर जो इसको उन्होंने शायद बहुत ही लोगों के रोजगार के साथ जोड़ा है, और वो इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर चुकी है, और कांग्रेस ने भी इसको यूपी में खरीदेंगे 2 रुपए किलो करके, उपले खरीदेंगे, उपले बेचेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है, और वहां पे इससे लोग फायदे में भी आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर इस तरह के उपाय अपनाए जाएं तब किसान अपने उस जानवर को रखने का सोचें, जो कि अब उनके लिए कोई भी इकोनॉमिक तरीके से फायदेमंद नहीं रह गया है। अच्छा, इसकी गंभीरता की जो हम अभी तक बात करते आए हैं, आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोज कम से कम 2 लोगों की मौत हो रही है ऐसे जानवरों को भगाने के से जुड़े मामलों में। और कभी उनका हाईवे पर कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि हाईवे पर तमाम ऐसे जानवरों का झुंड आ गया और एक्सीडेंट हो गए। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब सवाल वही कि क्या योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सरकार जो दावा करती रही है कि गो तस्करी उन्होंने रुकवा दी, क्या वाकई ऐसा हुआ? तो उत्तर प्रदेश की एक घटना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताती है, जो एक उदाहरण ही है और बताती है कि एक्चुअली शायद जमीन पर ऐसा नहीं है या इतने बड़े स्तर पे नहीं है। 4 दिसंबर यानी बहुत ताजा घटना है। 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक अस्थायी गौशाला से सैकड़ों पशु 9 ट्रकों में ठूसकर मध्य प्रदेश ले जाए गए और वहां के पन्ना जिले की पहाड़ी खेड़ा जंगल में उन्हें छोड़ दिया गया। ये मामला जब 4 दिसंबर को हुआ और 6 दिसंबर को वहां पर स्थानीय विधायक जाते हैं, उसके बाद फोटो और वीडियोज उस घटना के वायरल हुए, तब जाकर हड़कंप मचा। और यहाँ ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश भी बीजेपी में भी बीजेपी की सरकार है। और 7 दिसंबर को वहां के ग्रामीणों ने चौराहा जाम किया, यानी जो ग्रामीण भले जिन्हें बार बार कह देते हैं कि ये गायों को छोड़ रहे हैं, उनमें अब भी उतना सेंटिमेंट है, उनमें अभी भी उतनी भावनाएं हैं कि वो इसके खिलाफ खड़े हुए कि आखिर क्यों गायों को इस तरह से जंगलों में छोड़ दिया गया। और इस मामले में प्रशासन ने वही किया कि हम जांच कराएंगे, आज तक कुछ निकला नहीं है। और 8 दिसंबर को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाता है कि सभी जानवरों की मौत दम घुटने से हुई थी। तो ये जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि जो गौशाला भी बना दी गई है वो इतनी, या तो वहां जो काम करने वाले लोग हैं या तो वो उतने मन से नहीं कर रहे हैं, या तो उन्हें ग्रांट नहीं मिल रही है, या फिर जो और तरह की समस्याएं हैं उससे वो जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो या फिर वो इस तरह के गैंग के साथ मिले हुए हैं जो तस्करी करते आए थे और अब ये तस्करी का तरीका बदल गया है। कई तरह के सवाल उठते हैं। अगर हम लोग यूपी में ही बुंदेलखंड की बात कर लें, जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है पानी के लिए और तमाम सूखे के लिए भी काफी वो चर्चित रहा है बुंदेलखंड, तो वहां पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि पहले ही वहां पानी की काफी कमी है और काफी पथरीली जमीन है बुंदेलखंड में। हाँ, और वहां पे खेती के लोगों को काफी एफर्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा गजेंद्र जी, यहाँ पर एक खास बात ये है कि बुंदेलखंड का एक गांव है जिसने इन सारी समस्याओं के बावजूद एक उदाहरण पेश किया है। यहाँ महोबा जगह में एक बन्नी नाम का गांव है और यहाँ के किसानों ने जो है पंचायत की जमीन ली और उसकी तारबंदी की। महोबा पान खेती के लिए बहुत मशहूर है।
अच्छा जी, ओके। तो इस इलाके में तारबंदी की, और तारबंदी करने के बाद सारे गांव के जो लावारिस पशु हैं या इलाके के लावारिस पशु हैं, उनको उस गौशाला में, उस एरिया में रखना शुरू किया, उनके चारे और पानी का इंतजाम शुरू किया। उससे फायदा सीधे तौर पर यही हुआ कि अब खेतों में वहां पर गाय नहीं जा रही हैं। बहुत तो बढ़िया है तो ये दिखाता है कि जहां सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं और किसान फिर अपने तरह से कुछ कुछ इंतजाम कर रहा है, वो इफेक्टिव भी है। तो इससे ये भी पता चलता है कहीं ना कहीं गजेंद्र जी कि अगर गौशाला का जो कॉन्सेप्ट है, जो व्यवस्था है, वो अगर वो व्यवस्था ठीक हो तो शायद ये जो गौहत्या का कानून लागू होने के बावजूद, कैटल मार्केट बंद होने के बावजूद, तस्करी रुकने के बावजूद, लावारिस पशुओं का जो की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अभी जो गौशाला के प्रबंधन की हम बात कर रहे थे, ये जो इलाका है, यहाँ से ही जो महोबा का इलाका है, वहां के ग्रामीणों की ही एक खबर आई थी हाल में कि उन्होंने कहा कि अप्रैल और से अब तक, यानी कि पिछले साल की बात है, करीब अप्रैल से दिसंबर तक उनका जो बजट आना था 16 करोड़ रुपया उसमें बकाया था। और जिस वजह से जो ये गौशाला थे, उनमें पशुओं को रखने के लिए उनके पास चारा ही नहीं बचा। तो आप खुद सोचिए कि जो वहां पर जिसे नौकरी मिली है कि भाई तुम्हें पशुओं को रखना है, वो क्या अपनी जेब से इतना महंगा खरीदेगा? तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और अच्छा, दूसरा ये भी है कि जो इनकी सुरक्षा के लिए, खेतों की सुरक्षा के लिए जो कटीले तार की जो मांग है और जो फेसिंग का खर्च है, वो भी काफी बढ़ा है इन दिनों में। तो इससे भी किसान काफी परेशान है। उनका ये कहना है कि भाई कटीले तारों की मांग जो है 4 साल में 6 गुना बढ़ गई है। और बाजार में, मतलब जो खेतों में कटीले तार ले जाने वाले लोग जो हैं वो काफी बढ़ गए हैं। तो इससे ये पता चलता है गजेंद्र जी, आपने जो आंकड़ा बताया, कि परेशानी किस कदर बढ़ गई है, किस कदर बढ़ गई है। और कहीं कहीं तो ये भी आया कि लॉकडाउन में लोग बड़े परेशान हो गए थे पूर्णबंदी के दौरान, जब देश में लॉकडाउन था कोविड की तरह, तब कोविड के टाइम पर, उस टाइम पे जैसे ही अनलॉक हुआ तो लोग सबसे पहले अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए कटीले तारों को लेके गए। और कहीं कहीं से खबरें ये आई कि 2-3 दिन में ही उस बाजारों से कटीले तार की खपत हो गई, मतलब वो पूरे तरीके से बिक गया। और ये जो फेसिंग का खर्च है, ये भी बहुत नॉमिनल नहीं है, ये काफी कॉस्टली होता है। अच्छा। और इसमें ये भी जो है, अगर आप 1 बीघा खेत पर घेराबंदी करते हैं कटीले तारों से, तो करीब इसका 40 से 50 हजार रुपए खर्च आता है। क्योंकि ये जो तार होते हैं, ये धातु के बने होते हैं, लोहे के धातु के बने होते हैं। और जैसे से आप देख रहे हो, पिछले कई दिनों में लोहे की कीमत भी काफी बढ़ी है। तो लोहे की कीमत बढ़ी है, तो कटीले तारों को उन लोहे से बनाया जाता है और उसको फिनिशिंग दी जाती है। तो इसमें लोहे के साथ साथ काम का भी जो एक मैन पावर है वो लगती है, कि उसको मोल्ड करने में, उसको शार्प करने में। तो इन सबको मिलाकर इसका जो एक फाइनल जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बताते हैं, अभी जो बाजारों में पता किया गया, तो पता चला कि अगर 1 बीघा तार लगाता है किसान, अपने कटीले तार अपने खेत में, तो करीब 40-50 हजार रुपए खर्च आता है इसका। तो बहुत ये एक व्यवहारिक दिक्कत बताता है। अच्छा, अब इतिहास की भी थोड़ी सी बात कर लें। ये तो हम सब लगातार कह रहे हैं, और ये एक फैक्ट है कि 2017 के बाद असल में ये प्रॉब्लम बड़े स्तर पर दिखी। और लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ 2017 में ही पनपी? एक्चुअली 1975 में भूमि सुधार कानून बना, और उस दौरान बंजर और सार्वजनिक जमीनों के पट्टे कर दिए गए, और जो चारागाहें थी वो खेती में आ गई। पहले होता ये था कि हर गांव में करीब 10% जो जमीन है जंगल वाली, जो जमीन है वो जंगल को दी जाती थी, ताकि वहां पर हरियाली हो और पशु वहां पर जाएं। लेकिन क्योंकि फिर वो खेती में ऐड कर दी गई, खेती वाली जमीन में ऐड कर दी गई, तो इस तरह से चारागाहें जो थे वो खत्म हो गए। और इसके अलावा एक और अहम वजह है कि कृत्रिम गर्भाधान पशु में शुरू कर दिया गया। 1978 में ये शुरू हुआ। इससे प्राकृतिक रूप से 3-4 लीटर दूध देने वाली गायों में जेनेटिक डिसऑर्डर हुए, और अब गाय बमुश्किल 1 लीटर दूध दे पाती हैं। आखिर किसान कब तक ऐसी गायों को खिलाएगा? तो ये मुद्दा ना सिर्फ गौ तस्करी से जुड़ा है, ये मुद्दा भूमि सुधार से में किए गए बदलाव की वजह से और जंगल खत्म होने से भी जुड़ा है। ये मुद्दा इस बात से भी जुड़ा है कि जब
जब भूसा निकलता था पहले, और वो भूसा इस्तेमाल होता था जानवरों के खाने के लिए, लेकिन अब जो मशीनों से होता है उसमें भूसा ही एक्चुअली नहीं निकलता, तो वो बहुत मुश्किल हो गया, अनाज बहुत महंगा हो गया है। तो बहुत ही ब्रॉड है इसका पूरा सारी समस्या को अगर हम देखें तो ये है हमारा रिसर्च इंजन चुनाव विशेष। और गजेंद्र जी बाकी की बात बताएंगे। रिसर्च इंजन हमेशा से ही एक टॉपिक को लेकर आए जिसमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद फिर उसको हम लोग पेश करते हैं। आपको आज का जो मुद्दा है ये गोवंश और ये लावारिस पशुओं को लेकर यूपी का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस यूपी इलेक्शन में, तो मुझे लगता है कि आज आपको जो उन्होंने फैक्ट दिए हैं वो भी काफी पसंद आए होंगे। हाँ, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं और आगे भी चुनाव पर हम कुछ और अलग अलग चीजें लेके आएंगे। तो फिलहाल इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं थी शिवांगी और मैं गजेंद्र। बाय बाय। बाय।